मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड पढ़ने से पहले अपन ने दो सेकेराइड और पढ़े हैं। पहला मोनोसेकेराइड पढ़ा था और उसके बाद में ओलिगोसेकेराइड को देखा था। मोनोसेकेराइड के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इनका जलपघटन नहीं होता, यानी ये जलपघटित नहीं होते और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। फिर सेकंड टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था वो ओलिगोसेकेराइड था। ओलिगोसेकेराइड का जब जलपघटन करवाया जाता है, जलपघटन करवाने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं और इसमें बेसिकली अपन ने डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ा था। डाइसेकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। आज अपन पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है अपने भोजन का बहुत ही मुख्य अवयव है। तो इन सेकेराइड का जब जलपघटन करवाया जाता है तो जलपघटन करवाने पर बहुत सी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, यानी बहुत सारी मोनोसेकेराइड। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो ये जल में अविलेय होती हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में नहीं घुलती और स्वादहीन होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपने घरों में जो आटा होता है, वो आटा पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण है और उसे अपन स्टार्च कहते हैं। स्टार्च का पार्ट है, आप उसे टेस्ट कीजिए, वो टेस्टलेस होगा। वाटर में डिज़ोल्व कीजिए तो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्च के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्च एक अल्फ़ा ग्लूकोज का बहुलक है। जैसे ग्लूकोज दो तरह का होता है, एक अल्फ़ा ग्लूकोज भी होता है और एक बीटा ग्लूकोज भी होता है। तो जो स्टार्च है अपने पास, वो स्टार्च अल्फ़ा ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च किसका बहुलक है? अल्फ़ा ग्लूकोज। एक बीटा ग्लूकोज भी होता है, लेकिन बीटा ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो अपन जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो अल्फ़ा ग्लूकोज है। इसका जनरल फार्मूला जो अणुसूत्र है वो अणुसूत्र होता है C6H10O5 का होल n। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो जनरल सूत्र है। किसी भी पॉलीसेकेराइड का यही फार्मूला होता है। जब अपन इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं तो ये बैंगनी रंग देता है, जिसे अपन फूड टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आयोडीन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के बैंगनी, और इस टेस्ट को अपन आयोडोमिति या आयोडीमिति परीक्षण द्वारा करते हैं। आयोडोमिति और आयोडीमिति परीक्षण आपने सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ा होगा। आयोडोमिति, आयोडो यानी आयोडीन का अगर इनडायरेक्ट यूज़ किया जाए, इनडायरेक्ट में आयोडीन सीधी यूज़ नहीं करके आयोडीन के कंपाउंड का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो अपन उसे आयोडोमिति कहते हैं। और आयोडीमिति, जब आयोडीन का सीधा इस्तेमाल किया जाता है तो आयोडीमिति कहते हैं। चलिए, वो तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना। अपन बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च के दो भाग होते हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है और ये एमाइलोज जो है वो ग्लूकोज की रेखीय संरचना है, यानी रेखीय बहुलक है। इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध उपस्थित होते हैं जो परस्पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा आपको डिटेल में स्ट्रक्चर बताएं तो देखिए, ये ग्लूकोज का एक अणु ग्लूकोज के दूसरे अणु के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये 4 नंबर कार्बन 1 नंबर के कार्बन के साथ लिंकेज है। ये हर जगह यही है, 1,4,1,4,1,4 लिंकेज है। अगर 1,4 यानी पहले और चौथे नंबर के कार्बन के बीच में लिंकेज होती है तो एक स्ट्रेट चेन बन रही है। इसी स्ट्रेट चेन, ये जो स्ट्रेट चेन बन रही है, ये है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये वाले 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और इससे स्ट्रेट चेन बन रही है, तो ये रेखीय बहुलक हो गया जो एमाइलोज कहलाता है और स्टार्च का 15 से 20% भाग तैयार करता है। दूसरी संरचना है वो एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन जो है 80 से 85% भाग बनाती है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक तो बंद होगा ही होगा, इसके अलावा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंद भी होगा, जिससे ये संरचना रेखीय होने के साथ साथ ब्रांच भी आ जाती है। देखिए, ये ग्लूकोज का एक अणु ग्लूकोज के दूसरे अणु के साथ जुड़ रहा है। इसमें 1, 1, 2, 3,
4 और ये 1, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध हो गया। ये 1 नंबर कार्बन एटम, ये 1 नंबर कार्बन एटम, इसके 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये जो बॉन्ड हो गया वो कौन सा हो गया 1,6 बॉन्ड। तो 1,4 और 1,6 वो ये तो हो गया 1,4 बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया 1,6। तो दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट है, 1,4 भी प्रेजेंट है, 1,6 भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुई, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह की स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रेट चेन चलती हुई, ये स्ट्रेट चेन के बाद में ये ब्रांच, इसी तरह ये जिग जैग मोशन में चलती रहती है। इस तरह से ये स्टार्च का 80 से 85% भाग बना दें। तो स्टार्च की संरचना को अगर दोनों संरचना को अपन कंबाइन कर दें, कौन सी संरचना, एमाइलोज की संरचना को कंबाइन कर दें, और दूसरी संरचना अपन कंबाइन कर दें एमाइलोपेक्टिन की, तो अपने पास कौन सी संरचना निकल के आ जाएगी बच्चों, स्टार्च। तो इसी पॉलीसैकेराइड की अगले क्रम में अपन देखते हैं सेलुलोज। सेलुलोज भी एक स्टोरेज फूड होता है, यानी सेलुलोज को अपन मनुष्य या ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसका एक कारण होता है क्योंकि इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, जबकि ह्यूमन बॉडी जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज। इसका भी जनरल फार्मूला है, यानी सेलुलोज का अगर जनरल फार्मूला अपन देखने जाएं, सेलुलोज तो वही जनरल फार्मूला है जो होता है C6H10O का होल 5N, ये है जनरल फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, लकड़ियों में पाया जाता है, रुई में प्रचुरता से मिलता है। अब इस सेलुलोज की जो स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें, सेलुलोज की गुड प्रॉपर्टी, रुई सेलुलोज का शुद्ध रूप है, यानी 100% सेलुलोज होता है। ये श्वेत ठोस पदार्थ होता है। ये भी जितने भी पॉलीसैकेराइड है वो जल में अविलय होते हैं। ग्लूकोज का बीटा रूप अशाखित होता है। सेलुलोज की संरचना में ग्लूकोज में देखो, स्टार्च में जब अपन ने देखा था तो ग्लूकोज की इकाइयाँ परस्पर जुड़ी थी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। उस 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को अपन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों अल्फा ग्लाइकोसाइडिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है, लेकिन ये बीटा ग्लूकोज का, तो इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, बीटा, और परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। तो इस तरह की एक संरचना बनेगी। ये देखिए आपको दिख रही होगी, इस तरह की जटिल संरचना बनेगी। इसमें 1 नंबर का कार्बन 1, यहाँ के 1 2 3 4, यानी 1 ये 4 और ये 1, 4 और 1 के बीच में लिंकेज, 4 और 1 के बीच में लिंकेज, इसी तरह 4 और 1 के बीच में लिंकेज। अगर 4 और 1 के बीच में लिंकेज हो रहा है, ये लिंकेज आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखिए, ये 1 और ये 4, 1 और 4 के बीच में लिंकेज है और ब्रांच्ड है, बीटा संरचनाएं हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो बोलेंगे, क्योंकि 1 और 4 के बीच में। इस तरह से ये जब संरचना बनती जाती है तो एक लॉन्ग चेन बनती है। इस संरचनाओं के, सेलुलोज की इसी संरचनाओं को अपन सेलोबायोज इकाई कहते हैं। और ये सेलोबायोज इकाइयाँ जब परस्पर जुड़ जाती है तो सेलुलोज की स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट सेलुलोज की स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। सेलुलोज की देखिए ये स्ट्रक्चर, ये इसका बीटा रूप, अगर ये दोनों एच ऊपर होते तो अपन इसको कह देते हैं अल्फा रूप। यहाँ पर देखिए 1 और 4 नीचे, दोनों एच नीचे हैं, दोनों एच नीचे हैं, दोनों, या इसी स्ट्रक्चर को मैं दूसरी तरफ HOH, यानी 1 2 3 3 और 4, ये 1 नंबर 1 4, इसी तरह ये भी 1 4 1 4 1 4 ग्लाइकोसाइडिक यूनिट होने के कारण इस तरह की संरचना बनी। तो अपन ने आज 2 टॉपिक पढ़े। एक था अपने पास पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। स्टार्च जो है प्लांट का स्टोरेज फूड होता है, और स्टार्च की जो संरचना अपन ने देखी उसमें 2 थे, एक एमाइलोज था, एक एमाइलोपेक्टिन था। दूसरी चीज़ जो अपन ने पढ़ी वो सेलुलोज पढ़ा। सेलुलोज जो है ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं उन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र सेम होता है, C6H10 C6H10O का होल 5, ये है पॉलीसैकेराइड। कोई भी, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे सेलुलोज हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, सभी का। लेकिन जितने भी पॉलीसैकेराइड वो जल में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। किस किस के बीच में बेसिक डिफरेंस है,
स्टार्च और सेलुलोज के बीच में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना पॉलीसेकेराइड टॉपिक। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।